हेलो स्टूडेंट्स, 90 प्लस माई ट्यूशन ऐप में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर से, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत। अब क्या आपको पता है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ये स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम फिजिक्स के कुछ बेसिक लॉज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये फिजिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, क्या आपको पता है? तो चलिए मैं बताती हूँ। ये फिजिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड फिजिका से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है नेचर यानी कि प्रकृति। अब आप अपने डे टू डे लाइफ में साइंस शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया ही होगा, है ना? तो फिर ये साइंस होता क्या है? साइंस एक नेचुरल फेनोमेना यानी कि प्राकृतिक परिघटना को डिटेल में समझने का एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है, और इस सिस्टमैटिक अटेम्प्ट से हम नेचुरल फेनोमेना को प्रेडिक्ट, कंट्रोल और मॉडिफाई करने में यूज करते हैं। अब नेचुरल साइंस क्या है? फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानना ही नेचुरल साइंस होता है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम नेचुरल फेनोमेनन्स के कुछ बेसिक लॉज, उनके इंटरप्रिटेशंस और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स के दो प्रमुख विचार हैं। पहला है यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण, और दूसरा है रिडक्शन यानी कि न्यूनीकरण। अब चलिए पढ़ते हैं यूनिफिकेशन के बारे में। हम इसके लिए दो एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला है पेड़ से गिरता हुआ एप्पल, और दूसरा है सूर्य के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट्स में रेवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम एक ही लॉ से समझते हैं, और वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी तरह जब भी हम एक लॉ को अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं रिडक्शन के बारे में। एक बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के छोटे पार्ट्स के प्रॉपर्टीज और उनके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना ही रिडक्शन होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में, यानी कि भौतिकी का प्रयोजन। इस स्कोप ऑफ फिजिक्स को दो डोमेन में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रोस्कोपिक यानी कि स्थूल, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन के साथ। लैब्स, बाहरी दुनिया और एस्ट्रोनॉमिकल स्तर पर जो फेनोमेनन्स होते हैं, वो सारे फेनोमेनन्स इस माइक्रोस्कोपिक डोमेन में इंक्लूड किया जाता है। मेनली मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के बारे में। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स यानी कि बल लगाने पर उनका जो व्यवहार होता है, उन पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी है चार्ज पार्टिकल्स के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। साइंटिस्ट जैसे कि कूलम, ऑस्टर, एम्पियर, फैराडे और मैक्सवेल, इन सब ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के स्टडी और उसके एप्लीकेशंस में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स ये स्टडी है साइट यानी कि दृष्टि और बिहेवियर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की व्यवहार के बारे में। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और लाइट स्पेक्ट्रम भी ऑप्टिक्स में शामिल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जो हीट यानी कि ऊष्मा और अन्य प्रकार के ऊर्जाएं जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, उनको संबोधन करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में। माइक्रोस्कोपिक डोमेन एक ऐसा डोमेन है जहां हम छोटे पार्टिकल्स के इंटरेक्शंस और उनके फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस, एक्सियम्स और मॉडल्स के बारे में।
हाइपोथेसिस एक ऐसा अनुमान होता है जिसे उसकी सत्यता के कल्पना के बिना लगाया जाता है, और एक्सियम्स एक स्वयं सिद्ध सत्य होता है, यानी कि सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। और बचा मॉडल्स। मॉडल एक ऐसा थ्योरी है जो ऑब्जर्व फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में, यानी कि भौतिक, प्रौद्योगिकी और समाज के बारे में। अब फिजिक्स में हमने जो बेसिक लॉज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, इससे सोसाइटी और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसमें भी फिजिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं स्टीम इंजन जो बेस्ड है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, रॉकेट प्रोपल्शन जो बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ऑप्टिकल फाइबर जो बेस्ड है लॉ ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, और लास्टली कंप्यूटर जो बेस्ड है डिजिटल लॉजिक के ऊपर। भारत के वैज्ञानिक जैसे कि जे.सी. बोस, सी.वी. रामन, एम.एन. शाह, एस.एन. बोस और एस. चंद्रशेखर जैसे आदि वैज्ञानिक फिजिक्स के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में, यानी कि प्रकृति में मूल बल। हमें तो पता ही है कि नेचर में दो तरह के फोर्सेस होते हैं, पहला है फंडामेंटल फोर्सेस और दूसरा है डिराइव्ड फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, और डिराइव्ड फोर्सेस में आता है स्प्रिंग फोर्स यानी कि स्प्रिंग का बल, और दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल। तो चलिए अब हम बात करते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनके मासेस यानी कि द्रव्यमानों के कारण लगने वाला एक आकर्षण बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। अब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा, है ना। अब सैटेलाइट्स को देख लो, सैटेलाइट्स भी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, तो फिर ये दोनों किस वजह से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही होते हैं, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब क्या आप गेस कर सकते हो कि चार्ज पार्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? यस स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और दूसरा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब क्या आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये नाम किस लिए दिया गया है? यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आपको पता ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। हमें तो पता ही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स चार्जलेस रहते हैं, लेकिन जब भी हम 2 प्रोटॉन्स को कंसीडर करते हैं तो फिर ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे से रिपेल करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है। ये फोर्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स ग्रेटर है। ये एक चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, मतलब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स के केस में इक्वली एक्ट करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वीक न्यूक्लियर फोर्स कुछ ही न्यूक्लियर प्रोसेसेस में पाए जाते हैं, जैसे कि बीटा डीके। अब ये बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके एक रेडियो एक्टिव डीके होता है, जिसमें न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो फिर ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है तो फिर ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है। अब हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस को उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज किया जाए तो हमें कुछ इस तरह मिलेगा। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हमें इन सब से क्या पता चला? हमें इन सब से ये पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के बारे में, यानी कि भौतिक नियमों की प्रकृति। इसमें हम पढ़ेंगे कंजर्व क्वांटिटी के बारे में, मतलब संरक्षित मात्रा। ये क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद भी सेम रहता है। अब कंजर्व क्वांटिटी के ऊपर 6 लॉज बेस्ड है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। इन सब में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों भी स्केलर क्वांटिटी है और बाकी सब एक वेक्टर क्वांटिटी है।